क्या हुआ, कुछ आप लोगों की मीटिंग हुई कि नहीं? शुरू से शुरू कीजिए। अरे भाई उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते आप लोग तो। लिखे हैं जरा देखें। ये जो दो चीज़ें थर्मोप्लास्टिक का सर एक लेक्चर लिए थे और उसका मतलब जो बचा है वही तो हेसिस लॉ और जूलियस लॉ और थॉमसन का। ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। हाँ तो वो कुछ नहीं, तो बस यही छूटा है, उसका कुछ भी नहीं छूटा सर। उसका टोटली एक चीज़ है, वो जो डेरिवेशन है वही डेरिवेशन करना है। हाँ, ये जो अंडरलाइन किए हो ना, रीड वाले जो लाइन करना ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। ये तुम्हारा सिलेबस बहुत पुराना है। थर्मोप्लास्टिक और एक लेक्चर लिया वही बस समझाए थे। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री जो है एक लेक्चर लिए हैं। चलिए सुनिए, ऐसा है जो है, हम ना हो तो थर्मोकेमिस्ट्री से ही शुरू करते हैं, और जो लोग जैसे नए आएंगे उन लोगों को जब कंप्लीट करेंगे तो आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई? बहुत पीछे जाने का मतलब है कि बाद में कोर्स भी तो ख़त्म करना है। तो हम लोग जो है थर्मोकेमिस्ट्री से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जो पीछे की चीज़ें होंगी हम बता देंगे, अगर आपके पास नोट होगा तो उसमें आप कर लेंगे, और नहीं तो जैसे कुछ लोग और हो जाएंगे तो जब मैं पीछे वाला पोर्शन उन लोगों को मैं पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा क्लास में, तो आप भी आके अपना समझ लीजिएगा जो है, ठीक है ना? चलिए, तो हेडिंग दे दीजिए थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, जो लोग भी नए हैं वो लोग भी जान लें जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। उसमें एक टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो है, ठीक है? तो ज़रा हेडिंग दे दीजिएगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा रसायन। हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मा रसायन जो है। देखिए, सबसे हम पहले ये समझा कि व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है जो है, व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग केवल केमिकल रिएक्शन के टर्म में बातचीत करें। हम कभी सिस्टम के बारे में बात नहीं करें। अब तक जो आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, सराउंडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर अब हमको सिस्टम सराउंडिंग की बात नहीं करना है। जो कुछ भी डिस्कशन हमारा होगा वो केमिकल रिएक्शन के टर्म में हो। अगर हीट प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कौन सा केमिकल रिएक्शन जो हीट को प्रोड्यूस करता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो कुछ भी डिस्कशन होगा हम केमिकल रिएक्शन के टर्म में डिस्कशन करेंगे जी। तो थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम केवल केमिकल रिएक्शन के टर्म में बातचीत करेंगे। अब बात ये देखा जाए कि थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन भी दो तरह के हैं। एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इंथैल्पी के टर्म में जो है अगर लिखना चाहें हम जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, तो अगर इंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच के टर्म में लिखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम निगेटिव साइन देंगे। और अगर हम जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन वे होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर उनको हम डेल्टा एच के टर्म में लिखना चाहें तो हम उसको जो है पॉजिटिव साइन देंगे। तो इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन दो तरह के, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। जो हीट को प्रोड्यूस करेंगे उनको एक्सोथर्मिक, जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे उनको इंडोथर्मिक। और डेल्टा एच के साइन के टर्म में जब बात करेंगे
तो जिसको निगेटिव साइन देंगे एक्सोथर्मिक और जिसको पॉजिटिव साइन देंगे उनको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे और जब नियम डिस्कस हो जाएंगे तब इसके बाद हम फिर जो है उसमें जो भी पढ़ना है हम पढ़ेंगे। अब नियम में दो चीज़ आती है। पहला तो ये है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट। हम थर्मोकेमिस्ट्री में हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। फिर इसके बाद दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये दो चीज़ हमको पहले डिस्कस कर लेना है, फिर इसके बाद हम लोग जो है जो भी इनका फैसला है जो भी है उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा उसमें लिखते भी चलिएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with energy changes in only chemical reactions, is called thermochemistry, The reactions which are done by evolution of heat, EVO evolution उत्सर्जन, evolution of heat is called exothermic reactions, whereas reactions which are done by absorption of heat is called endothermic reaction, चलिए आइए, ये तो थर्मो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ हुई। अब इसमें जो कि हमको सबसे पहले ये समझना है स्टैंडर्ड स्टेट हम किसको कहें। हेडिंग दे दीजिएगा स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट चलिए अब एक बात सुनिए, जो है देखिए जो है किसी भी रिएक्शन की हीट को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट को या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, या इसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तरीका है हीट को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन जब वही रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो हम इसके ऊपर 0 0 लगा देते हैं। तो डेल्टा या 0 अगर है इसका मतलब हीट आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में है, डेल्टा ई 0 है मीन्स हीट आपकी स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये हीट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अब बात ये हमको समझना है कि सर हम स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे किसको और स्टैंडर्ड स्टेट का नियम क्या होगा। तो देखिए पहले ये समझना है कि स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे किसको। देखिए जो भी एलिमेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में होगा इसका मतलब ये है
कि वह अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरा ये है कि जब वह स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो प्रेशर आपका 1 atm 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और टेम्परेचर आपका जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट की ये कंडीशन है। 3 कंडीशन, वह एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कैपिटल टी के टर्म में लिखना चाहें तो 25 में 273 ऐड कर दीजिए, यानी 298 केल्विन ये टेम्परेचर है। तो हम कहेंगे कि सर वह एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है। नियम ये है, कोई भी एलिमेंट जब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उस समय हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। कोई भी एलिमेंट जब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उस समय हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी जो है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। तो पहले ये जाना जाए कि किसी एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगा। कुछ एलिमेंट हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये हमने कुछ एलिमेंट रखा है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोडियम है और इनके इधर मॉलिक्यूल है। आपको डिसाइड करना है कि यह एलिमेंट अपने एटम के फॉर्म में स्टेबल होगा कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल। कौन कौन सारे? अच्छा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन भी होगा, ये दोनों नहीं होंगे। चलिए, आंसर तो सही आ गया कि सर वो 4 होंगे, अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल होंगे, ये दोनों अपने एटम के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होंगे। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखिए ऐसा है जो है, चलिए ठीक है, आप ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, बात वही है जो है। देखिए ऐसा है, एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अधिकांश एलिमेंट जो है अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल, जो गैसें होती हैं, जो भी गैसियस एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होगा क्योंकि वो गैस के फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होगा। उस तरह से जब आप लिखेंगे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। दूसरी बात ये भी है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के साथ साथ उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, और जहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे देखिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं जो है। तो जहाँ भी वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करना ही करना है, और जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे आप अकेले हैं और मान लीजिए विजय चौराहे पर किसी से झगड़ा करना है तो आप थोड़ा सोचेंगे, और मान लीजिए अगर आपके साथ ये भी है तब तो तुरंत शुरू कर देंगे जो है, क्योंकि आपकी थोड़ा जो है बने स्ट्रांग हो गया कम्बिनेशन जो है। लेकिन ये है कि आप इनसे दुश्मनी है, अगर इनसे दुश्मनी है तो फिर वहाँ फिर भी झगड़ा करने के लिए सोचेंगे नहीं। तो जहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए, जो भी गैसियस एलिमेंट है वो अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब गैसियस के फॉर्म में, मीथेन, ये सब गैसेज हैं। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करेंगे जो है तो ये सारे आपके मेटल हैं। ये कार्बन, सोडियम, ये आपके मेटल हैं। जो कार्बन तो सब लोग देख रहे हैं, पेंसिल में लगा हुआ है, या अगर अच्छा कार्बन देखना हो तो ज्वेलरी के दुकान पर चले जाइए, डायमंड एकदम चमक रहा है, वो भी कार्बन है जो। तो ये देखिए जो है, तो ये जो कार्बन है यानी जो मेटल्स होते हैं, जो सोडियम भी आपका मेटल है, वो अपने एटम के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल है।
तो ये थोड़ा आपको अंदाज लगाना कि कोई भी एलिमेंट मिलेगा तो सर वो किस फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होगा। तो अभी देखिए आगे जब अगर हमको मॉलिक्यूलर थियरी पढ़ाना रहता तो वहाँ मैं प्रूव कर देता कि C2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं है, C2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर थियरी हमको थर्ड ईयर में डिस्कस करना होता है, तो आप केवल इतना ही जानिए कि सर जो गैसियस एलिमेंट होते हैं वो अपने जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल होते हैं, और जो आपके जो है मेटल्स होते हैं वो अपने एटम के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल। तो आप जान गए, अगर कार्बन की बात करेंगे तो तुरंत आप लिखेंगे सर कार्बन, और जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो मोस्ट स्टेबल होगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन जब गैसियस फॉर्म में होगा तो मोस्ट स्टेबल। तो पहली कंडीशन वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो। दूसरी कंडीशन प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय जो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी उसकी वैल्यू होगी 0, डेल्टा एच की वैल्यू होगी 0। ये स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब। तो लिख लीजिए जरा, इन द कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। इन द कंप्यूटेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, it is a convention, CONVENTION, कन्वेंशन माने प्रचलन, रिवाज है, इस तरह का रिवाज है, प्रचलन है। इट इज ए कन्वेंशन TO2 assume that the heat of formation of elements in their standard states is 0, ZERO 0. The standard state is taken as 1 atm pressure and ऐसे लिखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन टेम्परेचर। In standard state, the heat of reaction is denoted by ये सिंबल लिखना है डेल्टा H0 ORR डेल्टा E0। तो देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगा तो हम उसमें स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे। रटना आपको ये है कि कोई भी एलिमेंट जब स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, डेल्टा एच की वैल्यू 0। चलिए आप जरा हेडिंग दे दीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात सुनिए जो है, देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा HF0 से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा HF0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि सर हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे किसको? तो देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। 1 मोल कंपाउंड जिन एलिमेंट के द्वारा बना हुआ है वह एलिमेंट भी अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। उस समय जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हमने कहा 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। हमने देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, कै मोल है देख के बता सकते हैं? ये जो लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कै मोल है? 1 मोल है। आप CO2 के पहले देखिए कौन सी डिजिट लिखी हुई है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मोल है जो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है। जब 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो इसको हम कहेंगे डेल्टा HF0। अभी वैल्यू मैं लिख दूंगा कि कितना आएगा। अब देखिए 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। इस कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वे भी अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन एलिमेंट है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट C हो गया, सॉलिड फॉर्म। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट अभी डिस्कस हो गया, O2 हो गया, गैसियस। देखिए जो 1 मोल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन बैलेंस भी है। इस समय जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा HF0 और इसकी वैल्यू होती है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये देखिए। अब एक चीज़ आप कह सकते हैं कि सर मान लीजिए अगर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तब क्या कहेंगे? अगर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको डेल्टा H0 कहेंगे, डेल्टा HF0 नहीं कहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा HF0 कैसे आएगा? तो उस केस में क्या करेंगे, डेल्टा HF0 पता लगाने के लिए डेल्टा H को 2 से डिवाइड करेंगे। डेल्टा HF0 तभी कहेंगे जब 1 मोल कंपाउंड की बात आप कहेंगे। तो लिख लीजिए जरा, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ formation of a compound is defined as इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे the enthalpy change when 1 mole of the compound is formed from its elements कामा देकर उसी क्रम में लिखेंगे all elements being in their standard states, all elements being in their standard states. It is represented by
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये सिंबल लिखना है, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है डेल्टा HF0। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा HF0। फॉर एग्जाम्पल, formation of 1 mole of carbon dioxide, formation of 1 mole of carbon dioxide from its elements, from its elements। अब ये रिएक्शन उतारना है जो हमने लिखा है, यहाँ तक उतारेंगे डेल्टा HF0 तक पूरा। जब भी 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम डेल्टा HF0 कहेंगे। ख्याल कीजिएगा, यहाँ निगेटिव साइन है जो है, साइन जब भी डेल्टा H लिखेंगे साइन इम्पॉर्टेंट है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। आगे मैं डिस्कस कर दूंगा कि कब पॉजिटिव साइन होगा, कब निगेटिव साइन होगा। हालांकि सर जो है जब इंथैल्पी पढ़ाए होंगे तो डिस्कशन किए होंगे, साइन ऑफ डेल्टा H, साइन ऑफ डेल्टा E, सब डिस्कस है जी। चलिए, वैसे मैं जब ज़रूरी पड़ेगा तो मैं बता भी दूंगा जी। चलिए, अब इसके बाद देखिए हम एक दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें 2 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, तो उस समय हम उसको सीधे सीधे डेल्टा HF0 नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, डेल्टा H0 कहेंगे। लिखे जरा, सिमिलरली फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन उतारिए। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। H2O तो सब फार्म में होता है। H2O सॉलिड भी होगा जब आइस बनेगा, तो H2O गैस भी होगा जब बॉयल कर देंगे, H2O लिक्विड भी होगा जब पीना होगा। तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, जब तीनों में पाया जाता है तो वाटर लिक्विड भी है, वाटर सॉलिड भी है, वाटर जो है उसमें भी। देखिए, हम यहाँ पर ये दिखाना, रिएक्शन केवल इसलिए लिखे, ये दिखाना चाहते हैं कि अगर वाटर के लिए डेल्टा HF0 आप कैसे बताएंगे, क्योंकि 2 मोल बन गया, हम डेल्टा HF0 कह नहीं सकते हैं। तो लिखे जरा, हाँ, डेल्टा HF0 फॉर वाटर, फॉर H2, तो डेल्टा H0 से डिवाइड, डेल्टा H0 को 2 से डिवाइड कीजिए, -571.6 डिवाइडेड बाई 2, -2, और ये हो गया 7 दूनी 14, 18, 10.2। अब ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, यूनिट बदल जाएगी थोड़ा। पहले यूनिट जो है किलो जूल थी क्योंकि 2 मोल के लिए था, अब 1 मोल के लिए यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल। जो तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब है
कि आप अगर डेल्टा एच जीरो दिया है तो डेल्टा एच एफ जीरो आप कैसे बताएंगे? 3 से 4 मोल आता तो 4 से जितने मोल है उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बात ये आती है कि यह जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? तो जरा हेडिंग दे दीजिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलिए देखिए, हम लोगों को समझना है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिख रखा है, A प्लस बी चेंज हो रहा है C प्लस डी। देखिए इसमें हमको ये बताना है कि A प्लस बी यहाँ पर रिएक्टेंट है और C प्लस डी हमारा प्रोडक्ट। देखिए इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सब की जो है स्टैंडर्ड स्टेट में हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम है या हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है या और प्रोडक्ट है, अगर प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी कहिए, मतलब है कि मालूम है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी ये हम बता सकते। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी हम बता देंगे। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंस है। लिख लीजिए, अभी मैं एक फार्मूला दूंगा। नोविंग द KNOWING, नोविंग द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ different reactants and products and applying the convention that the standard enthalpy of formation of elements in their most stable state are taken as zero, the enthalpy change of reaction can be calculated as और इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है
डेल्टा H0 रिएक्शन इक्वल टू, फार्मूला लिखिए, समेशन डेल्टा SF0 प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा HF0 रिएक्टेंट्स। इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 की वैल्यू बता देंगे। डेल्टा H0 रिएक्शन इक्वल टू, समेशन का मतलब जान ही रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबका जोड़ेंगे, जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबका जोड़ के और आपस में उसको घटा देंगे। अब आइए देखिए, इस फार्मूला पर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं और उसको हम लोग हल करते हैं जो है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ combustion of methane given that the standard enthalpies of formation of जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ लिखना है CO2 ब्रैकेट में G, H2O ब्रैकेट में लिक्विड एंड मेथेन ब्रैकेट में G का मतलब है गैस, और 393.5 माइनस 285.8 and minus 74.9 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। हाँ 0.8 है, 0.8 35 है ना, ठीक तो है 285.8। माइनस 74.9 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। देखिए हमारे तरफ से क्वेश्चन समाप्त हुआ, आप उसको पढ़िए, पढ़ के सोचिए क्या दिया है और क्या निकालना है। ये दो चीज़ें आपको पढ़ने से मालूम हो जानी चाहिए कि सर क्या क्या दिया है और क्या हमको कैलकुलेशन करना है। चलिए अब बात सुनिए, जो है दिया क्या है। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ये 3 का देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेल्टा HF0 दिया हुआ, वाटर का भी डेल्टा HF0 दिया है और मीथेन का भी डेल्टा HF0 दिया है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हाँ अगर मीथेन का कंबस्टन करते हैं
तो उसके लिए पूछ रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी। मीथेन का जब कंबस्टन करेंगे तो उसके लिए आपसे डेल्टा एच जीरो क्वेश्चन मार्क है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी पूछ रहा है कब, जब मीथेन का कंबस्टन करेंगे तब। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को ये सोचना है कि कै मोल मीथेन लेंगे। उसने तो कह दिया कि सर मीथेन का कंबस्टन करना है, तो ये तो दिमाग में आपके आएगा ना कि कै मोल मीथेन लेंगे। देखिए अब कुछ नहीं कहता है मीन से 1 मोल मीथेन लेना। अगर 2 मोल का कंबस्टन तो वो क्लियर लिख देता कि सर 2 मोल मीथेन का कंबस्टन करना। कुछ नहीं कहा, मीन्स मीथेन कै मोल लेना है 1 मोल। कंबस्टन का मतलब क्या होता है? कंबस्टन का मतलब होता है जलाना, और जलाने का मतलब केमिस्ट्री में होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो हम 1 मोल मीथेन को लेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट करा के देखेंगे कि क्या क्या बन रहा है, वो हमारा इक्वेशन होगा। उसी इक्वेशन के लिए हमारा डेल्टा एच क्वेश्चन मार्क है। तो पहले तो उस रिएक्शन को लिखें कि सर 1 मोल मीथेन का कंबस्टन होगा तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में लिखिए, फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन, for 1 mole of methane the balanced equation is थोड़ा सेंटेंस को सही करिए, वो बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। उसमें थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, आप उसमें सही कीजिए, देखिएगा। फॉर 1 मोल ऑफ मेथेन, इसके बाद क्या लिखे हैं? फॉर, ऐसे करिए उसको, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसमें फॉर कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ मेथेन ऐसे करिए। ये पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। फॉर कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ मेथेन, अब क्लियर हो गया कि 1 मोल का कंबस्टन करना है। फॉर कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ मेथेन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज। आइए, हमने देखिए मेथेन ले लिया 1 मोल गैसियस फॉर्म में। कंबस्टन का मतलब अभी आपने कहा सर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। अब सोचना है कि क्या क्या बनेगा। हाँ, अब वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे सोचेंगे? तो सोचना ये है कि मीथेन में कौन कौन एलिमेंट है। तो कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो वाटर। आपने बताया भी था कि सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसके बाद जो है आपका वाटर बनेगा। ये आपका रिएक्शन है। जब 1 मोल मीथेन का कंबस्टन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब देखा जाए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि हमको बैलेंस इक्वेशन चाहिए। तो चलिए बैलेंस करते हैं। पहले कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन तो हमको लग रहा है बैलेंस है। अब हाइड्रोजन का नंबर आए, क्या हाइड्रोजन है 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बैलेंस इक्वेशन आ गया। इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जीरो आपका क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला लिखिए, वी नो दैट, फार्मूला उतारिए। रिएक्शन लिखने के बाद फार्मूला उतारिए जो हमने लिख रखा है। वी नो दैट डेल्टा एच जीरो रिएक्शन इक्वल टू दिस।
आगे बढ़ावें। चलिए अब आइए फार्मूला को हम अपने रिएक्शन के अनुसार लिखते हैं। बराबर के सामने बराबर लिखिए। अब समेशन का मतलब है जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबका डेल्टा एच एफ जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कै मोल है? 1 मोल है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे डेल्टा एच एफ 0 फॉर CO2, क्योंकि एक ही मोल है तो डेल्टा एच एफ 0 कह देंगे। अब आगे बढ़िए, दूसरे नंबर पर क्या है? वाटर है, लेकिन 2 मोल है, 2 को बाहर कीजिए तो हम लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा एच एफ 0 फॉर वाटर, क्योंकि 2 मोल है तो 1 मोल को डेल्टा एच एफ कहेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे जो। तो देखिए प्रोडक्ट का हमने दोनों लिख लिया जो। अब आइए रिएक्टेंट के लिए, माइनस डेल्टा एच एफ 0 मीथेन, डेल्टा एच एफ 0 मीथेन और प्लस 2 इंटू डेल्टा एच एफ 0 फॉर O2। देखिए हमने रिएक्शन के अनुसार बना लिया। तो पहले अपने रिएक्शन के अनुसार फार्मूला में आप रखेंगे जो, और सबको डेल्टा एच एफ 0 के ही टर्म में लिखेंगे। अब केवल मान रख के जोड़ना घटाना है, आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए डेल्टा एच एफ 0 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया? मेरा ब्लैक बोर्ड पर मिट गया। पहली वाली वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड से -393.5 प्लस 2 इंटू, दूसरा देखिए वाटर का है -285.8, ये हो गया। फिर अब आइए माइनस करके मीथेन का -74.9 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का आपको बताना है। सवाल को पढ़िए और पढ़ के बताइए ऑक्सीजन के लिए डेल्टा एच एफ 0 की वैल्यू क्या हो। ये तो सम्मान रखने वाला तो आपको समझ में आ रहा है ना। अगर ऑक्सीजन के लिए आपको जानना हो तो स्टैंडर्ड स्टेट पढ़िए, स्टैंडर्ड स्टेट पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड स्टेट को पढ़िए। हाँ तो डायटोमिक है तो ठीक है, वो तो मोस्ट स्टेबल है, अब मोस्ट स्टेबल फार्म में है और स्टैंडर्ड स्टेट में भी है, क्योंकि डेल्टा एच 0 की वैल्यू हो रही है। देखिए हमने आपको इसीलिए पहले नियम बता दिया, 0 होगा कोई भी एलिमेंट जब अपने मोस्ट स्टेबल फार्म में होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। पहला नियम मेरा यही था, इसीलिए वो ऑक्सीजन का दिया नहीं क्वेश्चन में, कि वो मालूम है कि आपको ऑक्सीजन का मालूम है तो वो O2 का होगा 0। अब इसको हल कर दीजिए, -393.5 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, और ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस 74.9 प्लस 0। तो ये माइनस वालों को एक था, तो 6 5 11 को 1, 4 1 5 और 9 7 16 को 6 हासिल 1 और 8 1 9 हो गया। ये ना माइनस हो गया, आप प्लस 74.9, जब ये वैल्यू वो करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है -890.2 किलो जूल पर। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एच 0 की वैल्यू जो है बता देंगे, ठीक है ना। अब जब अगले दिन मिलेंगे तो हेस लॉ को डिस्कस करना है। ये देखिए ये थर्मोकेमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें होंगी। अब हम आगे जो है हेस लॉ या उसके जो भी नियम है उनको मैं डिस्कस करूँगा, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है ये सब हम लोगों को डिस्कस करेंगे।